Hello, students. My name is Bilal Khan. You are watching Legal Insight 360, your one stop destination for everything relating to the UGNet law exam preparations. If you are dreaming of becoming an assistant professor or cracking the JRF, then you are in the right place. This is our very first class, and today we will give you a complete roadmap to the Conquer UGC NET Law Exam 2025. So stay tuned till the end because this session will help you to understand the exam pattern, important topics, and the best strategy to succeed. UCNET Law Exam June 25 will be conducted in June. अभी इस एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह नहीं आई हैं, ये कब कंडक्ट होगा। तो हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी? अब एलिजिबिलिटी होती है जो कोई भी स्टूडेंट जो कि मास्टर्स कर रहा है या ऑलरेडी कर चुका है मास्टर्स ऑफ लॉ और 55% के साथ, मिनिमम 55% के साथ। कोई एज लिमिट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए, लेकिन अगर जेआरएफ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो देयर इज एज लिमिट, दैट इज 30 years ऑफ ओल्ड। लेकिन उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि ओबीसीज को दिया गया है, एससीज को दिया गया है या फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई लोग हैं तो उसको दिया गया है। ये दो लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। सीबीटी मोड होता है। एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा, पैटर्न दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट पेपर जो कंसिस्ट करता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इससे 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का ये रहेगा, 1 आवर का इसका टाइम है। ईच क्वेश्चंस कंसिस्ट 2 मार्क्स। पेपर 2 जो हमारा रहेगा लॉ से रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स 300 होते हैं। इसमें एक फायदा ये भी है सबसे बड़ा, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ओके, जो इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं, दोनों में ही 10 यूनिट्स हैं। पेपर 1 कंसिस्ट ऑल्सो 10 यूनिट्स एंड पेपर 2 ऑल्सो कंसिस्ट 10 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज जूरिस्प्रूडेंस। अब हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड स्कोप ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ। तो दिस इज वेरी मोस्ट टॉपिक, नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ। स्कूल्स ऑफ लॉ, this is also important topic. Law and morality, also an important topic. Concept of rights and duties, legal personality, concept of properties, ownership, possessions, concept of liability। जो भी मैंने हाईलाइटेड यहाँ पे किया है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी। इसमें से करीब 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। प्रीएम्बल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये 5 टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। Temporary, transitional, and special provision in respect of certain states, Election Commission of India, nature, scope, and importance of administrative law, principle of natural justice. It is also most important topics. Public international law definitions, nature and basis। जो भी इसकी इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग जूरिस्ट ने, क्या क्या कहा है। अब इंटरनेशनल लॉ के जो फादर हैं कौन है, जेरमी बेंथम, तो हमें वो सब भी देखना है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या क्या सोर्सेज हैं, आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग क्या क्या सोर्सेज हमें दिए गए हैं,
वो सब हमको देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस हमेशा एक दो क्वेश्चन रहता ही है सोर्सेस से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, डिफेक्टो रिकॉग्निशन कैसे होता है, वो सब भी हमें देखना है इसमें। नेशनलिटी, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन, एक्सट्रेडिशन एंड अजाइलम है। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशंस कब बना, कैसे बना, और इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और इसका चार्टर्स क्या है, चार्टर्स के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम में सबसे ज्यादा मैंने मतलब अभी तक जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टेजेस ऑफ क्राइम, इनक्वाइट क्राइम और जनरल एक्सेप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत अधिकतर क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हुई है क्योंकि एक नई तरह का पनिशमेंट जोड़ा गया है, आप देखना। यहाँ से भी क्वेश्चन अब आ सकता है, काफी चांसेस है। कंपनसेशन टू द विक्टिम्स क्राइम, कितने तरह के कंपनसेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ दिए हैं, वो सब हमें इसमें देखना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 5, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लॉ ऑफ टॉर्ट में नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स हैं, अलग अलग जूरिस्ट ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है। सालमन डेफिनेशन है, वेनफील्ड की डेफिनेशन है, एलन की डेफिनेशन है, वो सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं टोटस लाइबिलिटी के, जनरल डिफेंसेस कौन कौन से हैं, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस एंड ट्रेसपास, ये कौन कौन सी डेफिनेशंस कैसे आती हैं, रिपोर्टनेस ऑफ डैमेजेस, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। और जो कि इस पे केसेस लॉज आए हैं जैसे कि एमसी मेहता केस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और केस लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द केस लॉज, यानी कि भी हम कह सकते हैं कि लॉ मेड बाय द कोर्ट्स, इट इज नॉट, ये इसके हमारे पास कोई बैरेक्ट नहीं है, कोई स्टेट्यूट्स नहीं है, इट इज नॉट पास बाय द पार्लियामेंट, बट इट इज डेवलपिंग लॉ। टोटियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, अब हम लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स से डेफिनेशन से ही मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, और बाकी मोटर व्हीकल एक्ट से भी नो फॉर लाइबिलिटी से क्वेश्चन रह सकता है। कंपटीशन एक्ट है हमारा, इनसे बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। सिक्स्थ यूनिट हमारी कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमारा जो रहता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनको डिफर करना, इनके एसेंशियल्स हमको निकालने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कितने फॉर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो सब इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि बेलमैन, प्लेस, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, ये सब। पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी इसमें टॉपिक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन रहते हैं लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर एंड डिबेंचर। कंपनी लॉ से ही पूछता है, डायरेक्टर एंड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। यूनिट नंबर 7, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से अब हम आते हैं, इसमें दोनों ही हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, दोनों से ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया था, कि दोनों से ही 5-5 क्वेश्चन मिनिमम होते ही होते हैं। सोर्सेज से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी आता ही है मोस्टली टाइम। मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दोनों ही लॉ का, मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ, बहुत आर इंपॉर्टेंट। मैट्रिमोनियल रेमेडीज, डाइवोर्स एंड थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया वैसे। रिकॉग्निशन ऑफ मैरिज, फॉरेन डिग्रीज इन इंडिया एंड मैरिज एंड डाइवोर्स, मेंटेनेंस, डावर एंड स्त्रीधन, मेंटेनेंस से काफी क्वेश्चन रहते हैं, डावर से भी रहते हैं। एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, एडॉप्शन से बहुत क्वेश्चन रहते हैं।
हिंदू लॉ के अडॉप्शन से। देर इज नो अडॉप्शन इन मुस्लिम लॉ। सक्सेशन इनहेरिटेंस यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, विल से क्वेश्चन रहते हैं, गिफ्ट से भी क्वेश्चन रहते हैं। यूसीसी से क्वेश्चन अब पूछा जाएगा ऑब्वियसली। यूनिट नंबर 8 है एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मोस्टली टाइम तो इससे यही पूछ लेता है कि एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या है और कहाँ दी है। सेक्शन पूछ लेगा डायरेक्टली एनवायरमेंट का। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ एंड यूनियन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इन इंडिया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है असेसमेंट से? कंट्रोल ऑफ हजार्डियस वेस्ट इन इंडिया। एनजीटी पूछ लेगा, कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट्स। ग्रुप राइट्स में कौन कौन से आते हैं? वुमेन, चिल्ड्रन, पर्सन्स, डिसेबिलिटीज, एल्डरली पर्सन्स, माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शंस, प्रोटेक्शन एंड enforcement of human rights in India. The second last unit is from the intellectual property rights and information and technology law. Intellectual property rights concepts and meaning of intellectual property, theories of intellectual property, international convention pertaining to the intellectual property जैसे कि बर्न कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन है। कॉपीराइट, कॉपीराइट में क्या क्या है इंपॉर्टेंट है? कॉपीराइट में इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर, किस किस चीज़ का हम कॉपीराइट ले सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशन रहेंगी, कॉपीराइट के एक्सेप्शंस क्या होंगे, कब ये इन्फ्रिंज हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, इन्फ्रिंजमेंट होने के बाद अगर रेमेडीज क्या होंगी उसके पास। लॉ ऑफ पेटेंट, लॉ ऑफ पेटेंट से क्या रहेगा हमारा? एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज बहुत आर दी इम्पोर्टेंट। लॉ ऑफ ट्रेडमार्क, registration of trademark, kinds of trademark, kinds of trademark is most important. Infringement and passing off also important. Protection of geographical indication, it is also important. Biodiversity and traditional knowledge, बायोडाइवर्सिटी से भी आजकल एक दो क्वेश्चन पूछा गया है। साइबर क्राइम है, पेनल्टीज एंड एजुकेशन, साइबर क्राइम से भी क्वेश्चन आता है कई बार। लास्ट यूनिट है आपकी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। कंपैरेटिव लॉ, relevance, methodology, problems, concern in comparison। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हम पढ़ते हैं कई सारी कंट्रीज का, बेसिकली हमारा जो सिलेबस में कवर होगा यूएसए, इंग्लैंड एंड इंडिया, यूके, फ्रांस, इन सब के जो भी मतलब लॉज हैं उनको हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे गवर्न हो रही है, कौन कौन से वहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ पे क्या रूल्स हैं, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या नुकसान हैं, डीमेरिट्स मेरिट्स, वो सब हम देखते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, यूनिटी एंड फेडरल। यूनिटी एंड फेडरल दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट होती हैं, यूनिटी और फेडरल होती हैं। इंडिया क्या है हमारा? क्वासी फेडरल। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम वो देखते हैं तो ये मोस्टली यूनिटरी फॉर्म है, बट वी आर कॉल्ड इज क्वासी फेडरल। मॉडल्स ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के कौन कौन से मॉडल हैं, किस किस बीच में हमें कंपेरिजन करना है? यूएसए, कनाडा, इंडिया का। रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव वर्जन्स में क्या क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ है बताइए? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में है, लेकिन इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है बट नॉट अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब इसका कंपैरिजन देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अकाउंटेबिलिटी बिटवीन इंडिया, यूके एंड यूएसए। सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका। ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, ये सबसे पहले जो स्वीडन में आया था, यूके, इंडिया, हमें इन तीनों का कंपैरिजन देखना है कब कब कहाँ आया। इंडिया में क्या है? ओम्बड्समैन की जगह चलो यहाँ पे आया था 2016 में लोकपाल। ओपन गवर्नमेंट्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन,
comparative study between the USA, UK and India. So students, आज हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है यूजीसी नेट का। अब हम अगले सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है और यूनिट है। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना कर सकें। थैंक यू।